नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आज के विश्लेषण में। अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आज हम कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे जो हाल की घटनाओं और रिसर्च पर आधारित है। हर विषय को क्रम से लेंगे, उसके मुख्य बिंदु, डेटा और विश्लेषण समझेंगे। और हाँ, ये भी देखेंगे कि ये यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए, तो पहला विषय है एआई संचालित एंगल्स पॉज। वैश्विक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। ये एंगल्स पॉज, ये क्या है? कुछ ऐतिहासिक सा लग रहा है नाम। हाँ बिल्कुल। ये शब्द दरअसल 19वीं सदी के ब्रिटेन से जुड़ा है। फ्रेडरिक एंगल्स ने उस दौर को देखा जब औद्योगिक क्रांति में उत्पादन तो बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन मजदूरों की मतलब आम कामगारों की जिंदगी में, उनके वेतन में कोई खास सुधार नहीं हुआ। तो ये वही दौर है। अच्छा, तो मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ी, पैसा बना, पर आम आदमी तक नहीं पहुंचा। और अब कहा जा रहा है कि एआई के साथ भी ऐसा हो सकता है। जी, चिंता यही है। स्रोत यही बताते हैं कि एआई, खासकर जिसे हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई कहते हैं, उससे उत्पादकता तो बढ़ेगी, फायदे भी होंगे। जैसे पीडब्ल्यूसी का एक अनुमान है कि 2030 तक एआई से ग्लोबल जीडीपी में करीब $15.5 ट्रिलियन जुड़ सकते हैं। 15.7 ट्रिलियन, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है तो, लेकिन सवाल ये है कि इसका फायदा मिलेगा किसे? क्या ये सिर्फ पूंजी मालिकों मतलब कैपिटल ओनर्स तक सीमित रहेगा? अगर ऐसा हुआ तो सैलरीज या तो रुक जाएंगी या बहुत धीरे बढ़ेंगी, और अमीर गरीब के बीच की खाई वो और बढ़ सकती है। और आईएमएफ का वो आंकड़ा भी तो है कि दुनिया भर में करीब 40% नौकरियां एआई के दायरे में आ सकती हैं। ये तो काफी चिंताजनक है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक आर्थिक चुनौती नहीं रहेगी, फिर ये एक सामाजिक और, जैसा स्रोत कह रहे हैं, राजनीतिक संकट भी बन सकती है। अगर लोगों में ये भावना बढ़ी कि तरक्की का फायदा उन्हें नहीं मिल रहा, तो जाहिर है असंतोष बढ़ेगा, और इससे राजनीतिक अस्थिरता भी आ सकती है। लोकतंत्र के लिए भी खतरा हो सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या रास्ते सुझाए जा रहे हैं? कई समाधानों की बात हो रही है। एक तो है सरकारी हस्तक्षेप, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स लगाना, शायद रोबोट टैक्स जैसा कुछ, या फिर कंपनियों को कहना कि वो अपना मुनाफा कर्मचारियों के साथ शेयर करें, लाभ साझाकरण जिसे कहते हैं। और अनकंडीशनल बेसिक इनकम यानी यूबीआई, इसके प्रयोग भी चल रहे हैं कुछ देशों में, जैसे यूके, यूएस, जर्मनी। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट का भी जिक्र है, जैसे सिंगापुर का स्किल्स फ्यूचर मॉडल। मतलब लगातार सीखते रहना होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्किल ट्रांजिशन और अपस्किलिंग, खासकर भारत जैसे देश के लिए जहाँ आईटी सेक्टर इतना बड़ा है और हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। हमें अपने युवाओं को एआई से जुड़ी स्किल्स देनी होंगी, वरना एआई ऑटोमेशन से रोजगार का नुकसान झेलना पड़ सकता है। और भारत में असमानता पहले से ही है, एआई उसे और बढ़ा सकता है। तो ये राष्ट्रीय कौशल मिशन 2.0 जैसी योजनाओं को एआई केंद्रित बनाना होगा। बिल्कुल। और एआई को एक तरह से पब्लिक गुड या डिजिटल पब्लिक गुड की तरह देखने की भी बात है। वैश्विक सहयोग भी जरूरी होगा। यूपीएससी के लिहाज से ये टॉपिक बहुत अहम है। जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था, रोजगार, समावेशी विकास, टेक्नोलॉजी मिशन और विज्ञान प्रौद्योगिकी में एआई का प्रभाव। साथ ही जीएस पेपर 1 और 2 में समाज और शासन से जुड़े मुद्दे, जैसे सामाजिक सशक्तिकरण, सरकारी नीतियां, ये सब इससे जुड़ता है। ठीक है, अब अगले विषय पर आते हैं। यह है एस्ट्रोसैट के बारे में। एस्ट्रोसैट भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला की 1 दशक की खोज। ये भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ना? और इसने 10 साल पूरे कर लिए, जबकि उम्मीद 5 साल की ही थी। जी हाँ, बिल्कुल। 28 सितंबर 2015 को इसे पीएसएलवी C-30 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, और अब 28 सितंबर 2025 को ये अपने ऑपरेशन के 10 साल पूरे कर लेगी। ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसकी डिजाइन लाइफ सिर्फ 5 साल थी। मल्टी वेवलेंथ से क्या मतलब है यहाँ? और इसके पेलोड क्या काम करते हैं? मल्टी वेवलेंथ का मतलब है कि ये एक ही समय में अलग अलग तरह की रोशनी, या कह लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कई हिस्सों में ब्रह्मांड को देख सकती है, जैसे विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें और अलग अलग एनर्जी की एक्स रेज। इसमें 5 मुख्य उपकरण यानी पेलोड हैं:
UVIT, LAX, PC, CZTI, SXT और SSM ये सब मिलकर अलग-अलग वेवलेंथ में डेटा इकट्ठा करते हैं। और इसकी खास खोजें क्या रही हैं? स्रोत कुछ बता रहा है? हाँ, कई महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। जैसे इसने 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर गैलेक्सीज से आने वाले फार अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स का पहली बार पता लगाया। प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो हमारे सबसे नज़दीकी तारों में से एक है, उसके बारे में भी अहम जानकारी दी है। और ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स जैसे बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाले खगोलीय पिंडों के अध्ययन में इसका बड़ा योगदान रहा है। ये इसरो के साथ और कौन से संस्थान जुड़े थे इसमें? ये एक बड़ा सहयोगात्मक प्रयास था। ISRO के अलावा भारत के प्रमुख संस्थान जैसे IUK पुणे, TFR मुंबई, RII बैंगलोर शामिल थे और कनाडा और UK के संस्थान भी इसमें भागीदार थे। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? मतलब क्या इसने भारतीय खगोल विज्ञान को बदला है? बिल्कुल बदला है। इससे पहले भारतीय खगोलविदों को विदेशी ऑब्जर्वेटरीज के डेटा पर निर्भर रहना पड़ता था। एस्ट्रोसैट ने उन्हें अपना डेटा, अपना समय दिया। इससे भारत की वैज्ञानिक क्षमता और वैश्विक स्थिति दोनों मजबूत हुई हैं और इसकी सफलता ने एक्सपोसैट जैसे भविष्य के मिशनों के लिए भी रास्ता बनाया है। आगे क्या योजना है? एस्ट्रोसैट 2 की भी बात हो रही है। हाँ, आगे का रास्ता यही है कि एस्ट्रोसैट से मिले डेटा का ज़्यादा से ज़्यादा विश्लेषण और उपयोग हो। एस्ट्रोसैट 2 के विकास पर काम किया जाए और इस क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की दृश्यता और बढ़े। यूपीएससी के लिए ये जीएस पेपर 3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष में जागरूकता, स्वदेशी प्रौद्योगिकी, भारतीयों की उपलब्धियां का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। अब आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों से जुड़ा है। तीसरा विषय है स्वास्थ्य का शस्त्रीकरण। अमेरिका द्वारा आयातित दवाओं पर टैरिफ और भारत के फार्मा निर्यात पर खतरा। स्वास्थ्य का शस्त्रीकरण, ये शब्द ही अपने आप में चिंताजनक है। ये शब्द इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1 अक्टूबर से कुछ आयातित दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये दवाएं मुख्य रूप से पेटेंटेड और ब्रांड नेम वाली हैं और ज्यादातर यूरोपियन यूनियन और जापान से आती हैं। 100% टैरिफ। तो इसका असर क्या होगा और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? खासकर हमारा फार्मा सेक्टर तो बहुत बड़ा है। हाँ, अमेरिका में इसका सीधा असर वहां के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। अनुमान है कि उनकी दवाओं का सालाना खर्च $51 बिलियन तक बढ़ सकता है और ये एक वैश्विक व्यापार व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का संकेत भी हो सकता है, जहां स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र को व्यापारिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के लिए क्या खतरा है? हमारे तो ज्यादातर जेनेरिक दवाएं जाती हैं अमेरिका। बिल्कुल सही। अभी जो टैरिफ लगे हैं वो पेटेंटेड दवाओं पर हैं, जेनेरिक पर नहीं। भारत अमेरिका को करीब $10.5 बिलियन की जेनेरिक दवाएं बेचता है और अमेरिका में लिखी जाने वाली 90% प्रिस्क्रिप्शन जेनेरिक ही होती हैं। तो तात्कालिक असर शायद सीमित हो, लेकिन डर ये है कि कहीं भविष्य में ये टैरिफ जेनेरिक दवाओं या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स APIs पर भी न लग जाएं। APIs यानी दवाओं का कच्चा माल, जिस पर हम चीन पर काफी निर्भर हैं। एग्जैक्टली। भारत अपनी API जरूरत का करीब 60-70% चीन से आयात करता है। अगर अमेरिका ने APIs पर भी टैरिफ लगा दिए तो भारत का पूरा फार्मा सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। यह हमारी एक कमजोरी है जिसे 1970 के पेटेंट एक्ट से मिली हमारी जेनेरिक ताकत के बावजूद हमें एड्रेस करना होगा। सरकार की PLI योजना इसी API आत्मनिर्भरता के लिए है ना? जी हाँ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना का एक मुख्य उद्देश्य API और अन्य महत्वपूर्ण उत्पादों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। तो आगे की राह यही है कि PLI योजना को तेजी से लागू किया जाए, अमेरिका के साथ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की जाए, WTO जैसे वैश्विक मंचों पर इस मुद्दे को उठाया जाए और भारत में दवा रिसर्च और डेवलपमेंट R&D पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाए। यूपीएससी के लिए ये टॉपिक GS पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विकसित देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव और GS पेपर 3 अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, व्यापार, IPR मुद्दे दोनों से जुड़ता है। अब वापस आते हैं उस दुखद घटना पर जिसका जिक्र हमने पहले किया था। करूर भगदड़, चौथा विषय इसी पर है। करूर भगदड़ राजनीतिक दिखावे और भीड़ नियंत्रण विफलता का परिणाम। स्रोत इसे महज हादसा नहीं बल्कि कई विफलताओं का नतीजा बता रहे हैं। हाँ, स्रोत बहुत स्पष्ट हैं इस पर। उनका तर्क है कि ये 40 से ज्यादा जाने गईं, ये कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं थी।
ये भीड़ प्रबंधन में एक प्रणालीगत विफलता थी। ये उस राजनीतिक संस्कृति का नतीजा थी जहां सुरक्षा पर दिखावे को तरजीह दी जाती है। और ये अधिकारियों, खासकर पुलिस की विफलता थी कि वो नियमों को सख्ती से लागू नहीं करा पाए। इसमें अभिनेता राजनेता सी जोसेफ विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम टीवीके का जिक्र है। उन पर क्या आरोप हैं? आरोप है कि टीवीके ने रैली के लिए लगाई गई पाबंदियों को नजरअंदाज किया। जगह वेलुसामीपुरम शायद इतनी बड़ी भीड़ के लिए उपयुक्त नहीं थी। अनुमानित भीड़ 10,000 थी, लेकिन जुटे 27,000 से ज्यादा। इसके लिए इंतजाम नाकाफी थे। और जब नेता मंच पर आए तो उनकी छोटी लेकिन उन्मादी उपस्थिति ने भीड़ को और बेकाबू कर दिया, जिससे भगदड़ मची और लोगों की जान कंप्रेसिव अस्फिक्सिया, दम घुटने से गई। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल। क्या ऐसी घनी, तंग जगह पर इतने बड़े आयोजन की अनुमति देना सही था? क्या भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त उपाय किए गए थे? मद्रास हाईकोर्ट ने पहले ही टीवी के रैलियों से जुड़े सुरक्षा जोखिमों पर चिंता जताई थी। भारत में भीड़ से होने वाली आपदाओं का एक दुखद इतिहास रहा है, खासकर उन राज्यों में जहां सिनेमा और राजनीति का गहरा नाता है। अब एक रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन इसकी जांच कर रही हैं। आगे क्या कदम सुझाए जा रहे हैं? सुझाव है कि घनी जगहों पर रोड शो जैसे आयोजनों पर सख्त प्रतिबंध या नियमन हो, पार्टियों से अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट करवाया जाए और सुरक्षा के लिए डिपॉजिट लिया जाए। पुलिस और आयोजकों को भीड़ प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों और ट्रेनिंग दी जाए। और सबसे जरूरी, ऐसे मामलों में नेताओं की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाए। ये विषय यूपीएससी के नजरिए से जीएस पेपर 2 शासन, जीएस पेपर 3 आपदा प्रबंधन और जीएस पेपर 4 नीति शास्त्र के लिए बेहद प्रासंगिक है। ये दिखाता है कि कैसे लापरवाही और नियमों की अनदेखी जानलेवा साबित हो सकती है। वाकई। चलिए अब कृषि से जुड़े एक दिलचस्प शोध की बात करते हैं। 5वां विषय है जीएमओज और कीटनाशकों से परे, मक्के की क्लस्टरिंग से पौधे की प्रतिरक्षा में वृद्धि। क्लस्टरिंग मतलब पौधों को पास पास लगाना। इससे उनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकती है? हाँ, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्टडी का नतीजा है। आमतौर पर मक्के के पौधे एक समान दूरी पर लगाए जाते हैं, लेकिन इस शोध में पाया गया कि अगर उन्हें बराबर दूरी के बजाय छोटे छोटे समूहों क्लस्टर्स में लगाया जाए तो उनकी प्राकृतिक रक्षा प्रणाली ज्यादा मजबूत हो जाती है और ये उन्हें कीड़ों जैसे रूट नॉट नेमाटोड और फॉल आर्मी वॉर्म से बचाने में मदद करती है। ये होता कैसे है? क्या कोई केमिकल रिएक्शन होता है? होता ये है कि जब पौधे पास पास होते हैं तो उनमें एक तरह का हल्का पर्यावरणीय तनाव, स्ट्रेस पैदा होता है। यह तनाव पौधे के अंदर एक खास सिग्नलिंग पाथवे, जिसे जैस्मोनेट JA सिग्नलिंग कहते हैं, उसको एक्टिवेट कर देता है। जैस्मोनेट पौधों की रक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा क्लस्टरिंग से पौधे की जड़ें एक और रसायन HDMBOAGC ज्यादा छोड़ती हैं, जो रसायन मिट्टी में फायदेमंद माइक्रोब्स को अपनी तरफ खींचता है, जो पौधे की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा, और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे पैदावार कम नहीं होती। स्रोत तो यही कह रहे हैं। जी हाँ, यही इस स्टडी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अक्सर माना जाता है कि अगर पौधे अपनी रक्षा प्रणाली पर ज्यादा ऊर्जा खर्च करेंगे तो उनकी बढ़त या पैदावार कम हो जाएगी, जिसे डिफेंस ग्रोथ ट्रेड ऑफ कहते हैं। लेकिन क्लस्टरिंग वाले मामले में ऐसा नहीं देखा गया। पैदावार पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा। तो ये तो कीटनाशकों और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स GMOs का एक अच्छा, सस्ता और टिकाऊ विकल्प हो सकता है। बिल्कुल, ये एक केमिकल फ्री तरीका है। भारत के लिए खास तौर पर प्रासंगिक है क्योंकि हमारे यहाँ फॉल आर्मी वर्म जैसे कीटों से किसान बहुत परेशान हैं। और ये तरीका एक तरह से हमारे कुछ पारंपरिक कृषि ज्ञान को भी वैज्ञानिक मान्यता देता है, जहाँ मिलीजुली खेती या पास पास पौधे लगाने की बात होती थी। ये छोटे किसानों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकता है। तो आगे क्या करने की जरूरत है? क्या इसे भारत में टेस्ट किया जाएगा? जरूर। पहला कदम यही होगा कि इसे भारतीय कृषि परिस्थितियों में वैलिडेट किया जाए, फिर किसानों को इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाए। शायद ऐसी ही किस्में भी विकसित की जा सकती हैं जो क्लस्टरिंग पर और बेहतर प्रतिक्रिया दें, और इसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यानी जीरो BNF जैसी कृषि पारिस्थितिकी प्रणालियों का हिस्सा बनाया जा सकता है। यूपीएससी के लिए ये GS पेपर 3 कृषि फसल पैटर्न, प्रौद्योगिकी मिशन, स्थायी कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक बेहतरीन उदाहरण है। अब फिर से अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। 6वां विषय है SIP क्रांति, घरेलू म्यूचुअल फंड FPI से आगे।
छोटे शहरों से खुदरा निवेश में उछाल। हमने पहले भी इसका जिक्र किया था। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है भारतीय बाजार में। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव, स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। पहले भारतीय शेयर बाजार काफी हद तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआईज पर निर्भर था। उनके पैसे के आने जाने से बाजार में काफी उठापटक होती थी। लेकिन अब घरेलू म्यूचुअल फंड, जो घरेलू संस्थागत निवेशक डीआईआईज का बड़ा हिस्सा है, वो एफपीआई से आगे निकल रहे हैं। और इसकी वजह है आम भारतीय निवेशक, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों से आने वाले, जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए पैसा लगा रहे हैं। बिल्कुल, एसआईपी ने निवेश को बहुत आसान, अनुशासित और एक तरह से लोकतांत्रिक डेमोक्रेटाइज्ड कर दिया है। पहले शायद बड़े शहरों के लोग ही ज्यादा निवेश करते थे, लेकिन अब डिजिटलीकरण जैसे ई-केवाईसी, फिनटेक एप्स वगैरह की वजह से छोटे शहरों के लोग भी आसानी से जुड़ पा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि निफ्टी 50 कंपनियों में डीआईआईज, खासकर म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी FY12 में सिर्फ 3.8% थी, जो अब FY24-25 में बढ़कर 10.71% हो गई है, जबकि इसी दौरान एफपीआईज की हिस्सेदारी 26.6% से घटकर लगभग 17.3% रह गई है। और एसआईपी का AUM भी तो जबरदस्त बढ़ा है। हाँ, FY21 में ये करीब 4.27 ट्रिलियन रुपए था, जो FY25 तक बढ़कर 13.35 ट्रिलियन रुपए हो गया है। ये दिखाता है कि भारतीय परिवार अब अपनी बचत को पारंपरिक तरीकों जैसे सोना, प्रॉपर्टी, बैंक एफडी से निकालकर वित्तीय संपत्तियों, फाइनेंशियल एसेट्स में लगा रहे हैं। इसका बाजार पर क्या असर पड़ रहा है? क्या इससे स्थिरता आ रही है? निश्चित रूप से, जब घरेलू निवेशक खासकर एसआईपी के जरिए लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, तो वो बाजार को एक मजबूत आधार देते हैं। अगर कभी एफपीआईज बिकवाली करते भी हैं, तो घरेलू निवेश उस झटके को काफी हद तक सोख लेता है। इससे बाजार में स्थिरता बढ़ी है और भारत बाहरी वित्तीय झटकों के प्रति कम संवेदनशील हुआ है। ये विकसित भारत के लक्ष्य के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि म्यूचुअल फंड की पहुंच अभी भी कम है, करीब 3.6% ही, तो इसमें बढ़ने की गुंजाइश तो काफी है। बिल्कुल, गुंजाइश बहुत है। आगे की राह यही है कि छोटे शहरों में वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी को और बढ़ाया जाए। माइक्रो एसआईपीज जैसे प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जाए ताकि कम आय वाले लोग भी जुड़ सकें। रेगुलेटरी निगरानी मजबूत रखी जाए ताकि निवेशकों का भरोसा बना रहे। और शायद लंबी अवधि के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ टैक्स इंसेंटिव्स पर भी विचार किया जा सकता है। यूपीएससी के लिहाज से ये जीएस पेपर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास, संसाधन जुटाना, वित्तीय बाजार, वित्तीय समावेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, फिनटेक की भूमिका का एक शानदार उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं एक ऐसी अपील की जो त्योहारों के मौसम में अक्सर सुनने को मिलती है। 7वां विषय, वोकल फॉर लोकल को त्योहारों में गति। पीएम ने दिवाली खरीद को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ा। जी, प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से अपील की है कि आने वाले त्योहारों, खासकर दिवाली के लिए खरीदारी करते समय स्थानीय यानी स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें, और इसे उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ा है। स्थानीय खरीदें, देश को आत्मनिर्भर बनाए, ये मूल मंत्र है। इसमें जीएसटी रेट कटौती का भी जिक्र है, जिसे घाट बचत उत्सव कहा गया है। हाँ, हाल ही में 22 सितंबर से कुछ चीजों पर जीएसटी दरें कम हुई हैं, तो सरकार इसे एक बचत उत्सव के तौर पर पेश कर रही है ताकि लोग ज्यादा खरीदारी करें और घटी हुई दरों का फायदा सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचे। और जब लोग स्थानीय उत्पाद खरीदेंगे तो उसका सीधा फायदा हमारे कारीगरों, छोटे उद्यमियों और एमएसएमईज को मिलेगा। ये आर्थिक अपील को त्योहारों के माहौल और राष्ट्रवाद से जोड़ने की कोशिश है। इसमें आरएसएस की शताब्दी का भी जिक्र है, इसे कैसे जोड़ा गया है? प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आरएसएस के 100 साल यानी स्थापना 1925 का जिक्र करते हुए कहा कि आरएसएस ने भारत के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बहाल करने में भूमिका निभाई है, और इसी आत्मविश्वास को उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए फाउंडेशनल यानी आधारभूत बताया। तो एक तरह से सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी भावना को आर्थिक लक्ष्य से जोड़ा गया है। और नौसेना अधिकारियों की समुद्री यात्रा का उल्लेख भी है।
कमांडर दिलना और अलगरे सामी। हाँ, उनकी समुद्री यात्रा का जिक्र भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर, लैंगिक समानता क्योंकि वो महिला अधिकारी हैं, और वैश्विक मंच पर भारत की क्षमताओं को दिखाने के लिए किया गया है। तो कुल मिलाकर ये संदेश कई स्तरों पर काम करता है, आर्थिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रवादी और वैश्विक। भारत के संदर्भ में ये सरकार की मेक इन इंडिया और PLI जैसी योजनाओं के अनुरूप ही है। बिल्कुल, ये आत्मनिर्भर भारत पहल का ही एक हिस्सा है, जो घरेलू विनिर्माण और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। आगे की राह में चुनौती होगी कि स्थानीय या लोकल की परिभाषा क्या हो, इसका मानकीकरण कैसे हो, MSMEs को डिजिटल प्लेटफॉर्म से कैसे जोड़ा जाए, GST कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे, ये कैसे सुनिश्चित हो, और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ाई जाए। UPSC के लिहाज से ये GS पेपर 1 इतिहास, स्वतंत्रता के बाद का भारत, GS पेपर 2 शासन, कल्याणकारी योजनाएं, मीडिया, नागरिक समाज की भूमिका, और GS पेपर 3 अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास, सरकारी बजटिंग, आत्मनिर्भर भारत से जुड़ता है। आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, लेकिन एक क्षेत्र है जहां हम बहुत कुछ बर्बाद कर रहे हैं। 8वां विषय इसी पर है, भारत का मूक संकट। 9.5 ट्रिलियन वार्षिक फसल पश्चात नुकसान। ये आंकड़ा हमने पहले भी डिस्कस किया था। 9.5 ट्रिलियन, ये बहुत ज्यादा है। हाँ, ये नबार्ड नारायण मूर्ति अध्ययन का अनुमानित आंकड़ा है और ये वाकई चिंताजनक है। 29 सितंबर को खाद्य हानि और बर्बादी पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस IDFLW भी मनाया जाता है, और ये रिपोर्ट उसी संदर्भ में भारत की गंभीर स्थिति को उजागर करती है। एक तरफ हम भुखमरी और कुपोषण से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा बर्बाद हो रहा है। ये नुकसान कहाँ और कैसे होता है? खाद्य हानि, फूड लॉस, और खाद्य बर्बादी, फूड वेस्ट में क्या अंतर है? देखिए, खाद्य हानि वो है जो फसल कटाई से लेकर प्रोसेसिंग और रिटेल तक पहुंचने से पहले होती है, जैसे खेत में, ट्रांसपोर्ट में, स्टोरेज में। खाद्य बर्बादी वो है जो रिटेल स्तर पर या फिर उपभोक्ता के स्तर पर होती है, दुकानों में, रेस्टोरेंट में, हमारे घरों में। भारत में सबसे ज्यादा नुकसान करीब 42% फलों और सब्जियों का होता है। उसके बाद अनाज करीब 9.5%। कारण वही है, कोल्ड स्टोरेज की कमी, खराब सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन में देरी, प्रोसेसिंग सुविधाओं का अभाव और उपभोक्ता स्तर पर लापरवाही। इसका सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, किसानों की आय का नुकसान है, बल्कि पर्यावरण पर भी बुरा असर है ना? बिल्कुल, इसे छिपी हुई लागत कहते हैं। जब खाना बर्बाद होता है तो उसे उगाने में लगे सारे संसाधन, पानी, जमीन, ऊर्जा, खाद, मेहनत सब बर्बाद होते हैं। और जब ये खाना लैंडफिल में सड़ता है तो मीथेन गैस पैदा होती है, जो एक बहुत शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। FAO का कहना है कि अगर खाद्य बर्बादी एक देश होता तो वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक होता। ये सीधे सीधे SDG गोल 12.3 के खिलाफ है, 2030 तक बर्बादी आधी करना। सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? PMKSY, AIF जैसी योजनाएं हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका मकसद सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर कोल्ड स्टोरेज और साइलो बनाना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो रहा है, जैसे FAO का FL ऐप नुकसान ट्रैक करने में मदद करता है। लेकिन समस्या का पैमाना इतना बड़ा है कि ये प्रयास अभी नाकाफी लगते हैं। उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव लाना भी उतना ही जरूरी है। तो आगे क्या किया जाना चाहिए? एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है शायद। निश्चित रूप से एक मजबूत एकीकृत कोल्ड चेन चाहिए, खेत से बाजार तक। कुछ देशों की तरह अनिवार्य खाद्य दान कानून पर विचार हो सकता है। सप्लाई चेन की ट्रैकिंग के लिए AI, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो, और सबसे जरूरी जीरो फूड वेस्ट या कोई भोजन बर्बादी नहीं पर एक बड़ा राष्ट्रीय उपभोक्ता जागरूकता अभियान। UPSC के लिए ये टॉपिक GS पेपर 3 कृषि विपणन, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण, और GS पेपर 2 शासन, कल्याणकारी योजनाएं, गरीबी और भुखमरी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही है। अब बात करते हैं भारत की विदेश नीति की। 9वां विषय है नई दिल्ली का भू राजनीतिक पुनर्संरेखण। जयशंकर ने ग्लोबल साउथ को एकजुट किया। हमने पहले भी इस पर थोड़ी बात की थी। ये ग्लोबल साउथ पर फोकस क्यों बढ़ रहा है? हाँ, स्रोत ये इशारा कर रहे हैं कि भारत अपनी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। G20 की अध्यक्षता के बाद ये और स्पष्ट हुआ है।
भारत अब विकासशील और गैर पश्चिमी देशों, जिन्हें सामूहिक रूप से ग्लोबल साउथ कहा जाता है, उनके साथ अपने संबंधों को ज्यादा मजबूती दे रहा है, उनकी आवाज बन रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया यूएनजीए यात्रा में 30 से ज्यादा द्विपक्षीय बैठकें ग्लोबल साउथ के नेताओं के साथ होना इसी रणनीति को दर्शाता है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या भारत पश्चिम से दूर जा रहा है? इसे पश्चिम से दूरी शायद न कहा जाए, बल्कि अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और पुख्ता करना कहा जा सकता है। भारत अब ग्लोबल साउथ के मुद्दों को उठाने में, उनके हितों की बात करने में ज्यादा मुखर हो रहा है। जैसे अमेरिका द्वारा लगाए गए फार्मा टैरिफ का मुद्दा, भारत ने इसे सिर्फ अपना मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि ब्रिक्स जैसे मंचों पर इसे उठाया और इसे ग्लोबल साउथ के लिए एक आर्थिक दबाव और स्वास्थ्य सुरक्षा पर खतरा बताया। और गाजा पर भारत का स्टैंड भी बदला हुआ लगा? बिल्कुल, भारत ने यूएनजीए में उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया जिसमें युद्ध विराम, इजरायली सेना की वापसी और 2 राज्य समाधान की मांग थी। ये कदम पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन समर्थक रहे ग्लोबल साउथ और अरब देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करता है। ये दिखाता है कि भारत अब गुटनिरपेक्षता के दौर से आगे निकलकर ज्यादा मुखर होकर अपने और ग्लोबल साउथ के साझा हितों के लिए खड़ा हो रहा है। लेकिन अमेरिका जैसे देशों के साथ संबंधों पर इसका असर नहीं पड़ेगा? जहां एक तरफ रणनीतिक साझेदारी है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे मतभेद। ये संतुलन बनाने की चुनौती है। भारत और अमेरिका के बीच खासकर इंडो पैसिफिक में रणनीतिक कन्वर्जेंस है, लेकिन व्यापार, टैरिफ और कुछ राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद भी हैं। भारत अब इन मतभेदों पर ज्यादा खुलकर बोल रहा है। आगे की राह यही है कि ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ाव को और संस्थागत किया जाए, पश्चिमी देशों के साथ व्यापार जैसे मुद्दों पर बराबरी पर जोर दिया जाए और मध्य पूर्व में एक स्थायी और संतुलित नीति अपनाई जाए। यूपीएससी के लिए ये जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। चलिए अब देश के अंदरूनी सुरक्षा मामलों पर आते हैं। 10वां विषय है बस्तर का दोहरा जोर। गृह मंत्री ने डबल इंजन प्रयास को श्रेय दिया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का दावा है कि नक्सलवाद खत्म हो गया है और इसका श्रेय केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार को दिया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, खत्म हो गया कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी हो, जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं। हाँ, ये सच है कि नक्सलवाद का प्रभाव क्षेत्र और उसकी तीव्रता काफी कम हुई है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विष्णुदेव साय इसी सफलता का श्रेय केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी भाजपा की सरकार होने को दे रहे हैं, जिसे डबल इंजन सरकार कहा जाता है। उनका दावा है कि समन्वित प्रयासों से सुरक्षा बलों को निर्णायक बढ़त मिली है। सरकार की रणनीति क्या रही है क्षेत्र में? सिर्फ सुरक्षा बल या कुछ और भी? सरकार की रणनीति त्रिआयामी बताई जा रही है। पहला, सुरक्षा बलों का दबदबा बढ़ाना, जैसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का जिक्र है। दूसरा, प्रशासनिक पहुंच बढ़ाना, जैसे नियाद नेलानार, आपका अच्छा गांव जैसी योजनाएं जो स्थानीय भाषा में लोगों से जुड़ती हैं। और तीसरा, आर्थिक विकास पर जोर देना, खासकर कृषि और लघु वनोपज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP के क्षेत्र में। साथ ही नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति 2025 भी लाई गई है। लेकिन क्या नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो गया है? स्रोत जनवरी 2025 के बीजापुर आईडी ब्लास्ट का भी जिक्र कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए उन्मूलन का दावा शायद पूरी तरह सही न हो। ये अभी भी एक लो इंटेंसिटी थ्रेट बना हुआ है। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक इसे पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही सरकार इस सुरक्षा बढ़त को राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर भी पेश कर रही है और बस्तर में बड़े पैमाने पर निवेश, स्रोत में 74 लाख करोड़ का आंकड़ा है, हालांकि ये काफी ज्यादा लगता है, लाने की बात कर रही है ताकि विकास के जरिए समस्या का स्थायी समाधान हो। भारत के संदर्भ में LWE प्रभावित जिलों में कमी तो आई है, लेकिन चुनौती क्या है? चुनौती यही है कि सिर्फ नक्सलियों को खत्म करना काफी नहीं है। जो विकास का शून्य डेवलपमेंट वैक्यूम है, उसे तेजी से भरना होगा, लोगों का भरोसा जीतना होगा। आगे की राह यही है कि बुनियादी ढांचा, सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल का निर्माण तेज हो, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, मानवाधिकारों का ध्यान रखा जाए और विभिन्न राज्यों और एजेंसियों के बीच समन्वय बना रहे। यूपीएससी के लिए ये जीएस पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा, विकास और उग्रवाद का संबंध, बाहरी कारक और जीएस पेपर 2 शासन, आदिवासी विकास, सरकारी नीतियों का महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है,
अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चलते हैं और ईरान परमाणु समझौते से जुड़े संकट को देखते हैं। 11वां विषय, संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की वापसी। ईरान ने वार्ता विफल होने के बाद प्रतिबंधों की बहाली की निंदा की। ये स्नैपबैक मैकेनिज्म क्या है जिससे प्रतिबंध वापस लग गए? स्नैपबैक मैकेनिज्म 2015 के ईरान परमाणु समझौते JCPOA का ही एक हिस्सा था। इसके तहत अगर समझौते में शामिल कोई भी पक्ष, खासकर P5+1 देश, ये मानता है कि ईरान समझौते का उल्लंघन कर रहा है, तो वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जिससे ईरान पर लगे पुराने UN प्रतिबंध अपने आप वापस लागू हो जाएंगे, बिना किसी नए वोटिंग के। अमेरिका ने 2018 में समझौते से हटने के बाद इसे ट्रिगर करने की कोशिश की थी, लेकिन तब बाकी देशों ने साथ नहीं दिया था। अब जब JCPOA को दोबारा जीवित करने की वार्ता विफल हो गई है, तो पश्चिमी शक्तियों US, UK, फ्रांस, जर्मनी ने इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया है। और ईरान का क्या कहना है इस पर? वो इसे अनुचित बता रहा है। हाँ, ईरान का कहना है कि ये प्रतिबंधों की वापसी कानूनी रूप से निराधार और अनुचित है। उनका तर्क है कि अमेरिका खुद समझौते से बाहर हो गया था, तो वो इसे ट्रिगर नहीं कर सकता। हालांकि ईरान ने यह भी कहा है कि वो कूटनीति के लिए दरवाजे खुले रखेगा। दूसरी तरफ पश्चिमी देश प्रतिबंधों को लागू करने पर जोर दे रहे हैं, हालांकि यूरोपीय संघ अभी भी बातचीत जारी रखने की बात कर रहा है। इस बीच ईरानी परमाणु स्थलों पर इजरायली और अमेरिकी हमलों की भी खबरें थीं। हाँ, स्रोत बताते हैं कि जून 2025 में कथित तौर पर ऐसे हमले हुए थे, जिसके बाद वार्ता पूरी तरह पटरी से उतर गई। तो अब स्थिति काफी तनावपूर्ण है। एक तरफ सैन्य दबाव, दूसरी तरफ आर्थिक प्रतिबंध। ये मध्य पूर्व में अस्थिरता को और बढ़ा सकता है। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? हमारे तो ईरान के साथ ऊर्जा और कनेक्टिविटी जैसे अहम हित जुड़े हैं। बिल्कुल, भारत के लिए इसके कई महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। पहला, ऊर्जा सुरक्षा। ईरान पर प्रतिबंधों से तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है, शिपिंग लेन बाधित हो सकती हैं। दूसरा, कनेक्टिविटी परियोजनाएं, खासकर चाबहार बंदरगाह, जो भारत के लिए मध्य एशिया तक पहुंचने का अहम रास्ता है। तीसरा, रणनीतिक संतुलन। भारत को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संतुलन साधना होगा। आगे की राय यही है कि भारत चाबहार बंदरगाह के लिए प्रतिबंधों से छूट, वेवर हासिल करने की कोशिश करे, अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन करे, ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बातचीत का समर्थन करे और क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा पर नज़र रखे। UPSC के लिए ये GS पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और GS पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा बाहरी कारकों से चुनौतियों के तहत आता है। टेक्नोलॉजी और सुरक्षा का एक और पहलू देखते हैं। 12वां विषय, FTC ने 7 तकनीकी दिग्गजों को AI चैटबॉट जोखिमों पर चेतावनी जारी की। AI चैटबॉट और बच्चों की सुरक्षा, ये क्या मामला है? ये अमेरिका से जुड़ी खबर है। वहाँ की फेडरल ट्रेड कमीशन FTC, जो उपभोक्ता संरक्षण का काम करती है, उसने 7 बड़ी टेक कंपनियां, जिनमें OpenAI, मेटा, गूगल, अल्फाबेट शामिल हैं, को नोटिस जारी किया है। FTC उनसे जानकारी मांग रही है कि उनके AI चैटबॉट्स बच्चों को कैसे प्रभावित करते हैं और बच्चों की सुरक्षा के लिए वो क्या कर रहे हैं। ये कदम कुछ गंभीर घटनाओं के बाद उठाया गया है। किस तरह की घटनाएं? चिंता के मुख्य बिंदु हैं आत्महत्या और आत्मनुकसान को उकसाना। एक मामले में कथित तौर पर चैटबॉट ने बच्चे को आत्महत्या के बारे में जानकारी दी और इसे गुप्त रखने को कहा। दूसरा है ग्रूमिंग और यौन शोषण का खतरा। एक और मामले में AI का इस्तेमाल बच्चे को ग्रूमिंग के लिए करने की बात सामने आई है। तीसरा है भावनात्मक हेरफेर, इमोशनल मैनिपुलेशन। और चौथा, कंपनियों द्वारा इन रिस्कों की पर्याप्त निगरानी न करना। तो अब FTC और अमेरिकी सांसद क्या कदम उठा रहे हैं? FTC अपनी शक्तियों, FTC अधिनियम की धारा 5 का इस्तेमाल करके जांच कर रही है। अमेरिकी सेनेट में भी इस पर सुनवाई हुई है। सांसद अब सिर्फ कंपनियों के स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन पर भरोसा नहीं करना चाहते। वो अनिवार्य नियम बनाने पर जोर दे रहे हैं, जिसमें एक प्रस्तावित AI बिल ऑफ राइट्स भी शामिल है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? हमारे यहाँ भी तो बहुत सारे युवा इंटरनेट और AI का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और वो भी इन जोखिमों, ग्रूमिंग, आत्मनुकसान, गलत जानकारी के प्रति उतनी ही संवेदनशील है।
हमारे पास डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट है जो प्राइवेसी की बात करता है, लेकिन AI विशिष्ट बाल सुरक्षा नियमों का ढांचा अभी विकसित हो रहा है। सरकार के सामने चुनौती है कि वो AI इनोवेशन को बढ़ावा देने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच संतुलन कैसे बनाए। तो आगे क्या करने की जरूरत है? भारत सेफ्टी बाय डिजाइन का सिद्धांत लागू कर सकता है, मतलब AI बनाते समय ही सुरक्षा उपायों को अनिवार्य किया जाए। वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाना होगा, कंपनियों की कानूनी जवाबदेही तय करनी होगी और सबसे महत्वपूर्ण, माता-पिता और बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल साक्षरता अभियान चलाने होंगे ताकि वे इन जोखिमों को समझ सकें और सुरक्षित रह सकें। UPSC के लिए ये GS पेपर 3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी, AI नैतिक मुद्दे, सुरक्षा, GS पेपर 2 शासन बाल संरक्षण नीतियां और GS पेपर 4 नीति शास्त्र नई तकनीक की नैतिकता से जुड़ा है। ठीक है, अब आते हैं राज्यों की वित्तीय स्थिति पर। 13वां विषय है ऋण का तिहरा झटका। CAG रिपोर्ट में राज्यों के उपभोग हेतु उधार में वृद्धि पर चिंता। CAG की रिपोर्ट राज्यों की माली हालत पर सवाल उठा रही है, खासकर उनके बढ़ते कर्ज पर। जी हाँ, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG ने पिछले 10 सालों 2013-14 से 2022-23 का विश्लेषण किया है और रिपोर्ट राज्यों के राजकोषीय प्रबंधन, फिस्कल मैनेजमेंट की एक चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। मुख्य चिंता 2 हैं। एक, राज्यों का कर्ज बहुत तेजी से बढ़ा है, लगभग तिगुना होकर FY23 तक करीब 60 लाख करोड़ पहुंच गया है। और दूसरी, इस उधार का बड़ा हिस्सा विकास कार्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर के बजाय उपभोग कंजम्पशन पर खर्च हो रहा है। उपभोग पर खर्च मतलब सैलरी, पेंशन, सब्सिडी वगैरह? हाँ, मुख्यतः वही जिसे प्रतिबद्ध व्यय कमिटेड एक्सपेंडिचर कहते हैं, वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी। CAG का कहना है कि ये प्रतिबद्ध व्यय इतना बढ़ गया है कि राज्यों के पास संपत्ति निर्माण या विकास कार्यों के लिए पैसा कम बच रहा है। कई राज्य लोक लुभावन योजनाओं का वित्त पोषण भी उधार लेकर कर रहे हैं और कई बार ये उधार बजट के बाहर से लिया जाता है, ऑफ बजट बोरोविंग्स, जिससे पारदर्शिता कम हो जाती है। किन राज्यों की हालत ज्यादा खराब है और इसका कारण क्या है? एवलिन रिपोर्ट के अनुसार ऋण से GSDP अनुपात, डेट टू GSDP, राज्यों में पंजाब, नागालैंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 33% से भी ज्यादा है, जो चिंताजनक स्तर है। दूसरी तरफ उड़ीसा का अनुपात सबसे कम 8.45% है। राज्य ज्यादातर बाजार से उधार ले रहे हैं, मार्केट बोरोइंग्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स SDLs, जिस पर ब्याज दर ज्यादा होती है। GST आने के बाद राज्यों की अपनी कमाई बढ़ाने की क्षमता, फिस्कल ऑटोनॉमी भी कुछ हद तक कम हुई है और वो केंद्रीय हस्तांतरण सेंट्रल ट्रांसफर्स पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं, खासकर गरीब राज्य। इसका भारत की ओवरऑल अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? इससे भारत का कुल सरकारी ऋण से GDP अनुपात, जो केंद्र और राज्यों को मिलाकर बनता है, बढ़ता है, जो अभी ही करीब 80% है। ये राज्यों की क्रेडिट रेटिंग को प्रभावित कर सकता है, जिससे उनके लिए उधार लेना और महंगा हो सकता है और ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में तनाव भी पैदा करता है। तो आगे का रास्ता क्या है? CAG ने कुछ सुझाव दिए हैं। CAG ने सीधे तौर पर सुझाव नहीं दिए हैं, लेकिन रिपोर्ट इशारा करती है कि राज्यों को राजकोषीय अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन बढ़ाने की जरूरत है। FRBM एक्ट को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। राज्यों को अपने राजस्व ओन रेवेन्यू बढ़ाने के तरीके खोजने होंगे। ऑफ बजट देनदारियों में पारदर्शिता लानी होगी और सबसे जरूरी, उधार का पैसा पूंजीगत व्यय यानी विकास कार्यों पर खर्च करने को प्राथमिकता देनी होगी। UPSC के लिए ये GS पेपर 3 अर्थव्यवस्था, राजकोषीय नीति, सरकारी बजटिंग, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध और GS पेपर 2 शासन, संघीय ढांचा, संवैधानिक निकाय का एक कोर टॉपिक है। अब आते हैं भारत पाकिस्तान संबंधों पर, खासकर UNGA में हुई हालिया नोकझोंक पर। 14वां विषय, भारत ने UNGA में पाकिस्तान को टेररिस्तान कहा, पहलगाम नरसंहार को राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद से जोड़ा। जी, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के हालिया सत्र की बात है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने भाषण में बिना नाम लिए पाकिस्तान पर वैश्विक आतंकवाद का केंद्र होने का आरोप लगाया और अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले का जिक्र किया, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे।
इसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो भारत ने अपने उत्तर के अधिकार राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर और तीखा हमला बोला। टेररिस्तान शब्द का इस्तेमाल हुआ, ये तो काफी सख्त भाषा है। हाँ, भारत की तरफ से जवाब देने वाले राजनयिक रिंताला श्रीनिवास ने पाकिस्तान के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया सीमा पार आतंकवाद में उसकी संलिप्तता की स्वीकृति जैसी है। उन्होंने पहलगाम हमले को सीधे तौर पर राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद से जोड़ा और कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है। भारत ने परोक्ष रूप से ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, जो पहलगाम हमले के बाद की गई जवाबी कार्रवाई मानी जाती है। पाकिस्तान का क्या कहना था? पाकिस्तान ने भारत पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि भारत खुद अपनी खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल करके पड़ोसियों को अस्थिर करता है और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाता है। तो ये कूटनीतिक टकराव काफी बढ़ गया है। भारत की इस आक्रामक नीति का क्या मतलब है? ये भारत की उस नीति को दर्शाता है जिसके तहत वो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राजनीतिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। ये भारत की सैन्य प्रतिक्रिया देने की क्षमता, मिलिट्री रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी का भी एक संकेत है। आगे की राह यही है कि भारत पाकिस्तान के कथित आतंकी ढांचे पर दबाव बनाए रखे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पुख्ता सबूत पेश करे, जम्मू कश्मीर में शांति और विकास पर ध्यान केंद्रित करे और सीमा पर निगरानी और सुरक्षा को और मजबूत करें। यूपीएससी के लिए ये जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत और पड़ोस यूएनजीए और जीएस पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा, उग्रवाद, बाहरी कारक से जुड़ा है। ठीक है, अब एक बिल्कुल अलग तरह की कूटनीति की बात करते हैं, पांडा डिप्लोमेसी। जी 15वां विषय, चीन की पांडा डिप्लोमेसी मेक्सिको से समाप्त। शिनशिन, लैटिन अमेरिका की एकमात्र विशाल पांडा, रिकॉर्ड उम्र तक पहुंची। शिनशिन, ये लैटिन अमेरिका की आखिरी पांडा है और इसका मालिक चीन नहीं है। हाँ, ये एक दिलचस्प कहानी है। शिनशिन, जो मेक्सिको सिटी के चापुल्टेपेक चिड़ियाघर में रहती है, वो 35 साल की हो चुकी है। वो लैटिन अमेरिका में बची एकमात्र विशाल पांडा है। और सबसे खास बात यह है कि वो दुनिया की शायद अकेली ऐसी पांडा है जिसका मालिकाना हक चीन के पास नहीं है। उसकी माँ तू हुई चीन के बाहर पैदा होने वाली पहली जीवित पांडा थी। ऐसा क्यों? पांडा तो चीन ही देता है, इसे पांडा डिप्लोमेसी कहते हैं ना। बिल्कुल। चीन पहले दूसरे देशों को दोस्ती के तौर पर पांडा तोहफे में देता था। 1975 में मेक्सिको को भी 2 पांडा तोहफे में मिले थे, पेपे और यिंग। शिनशिन उन्हीं की वंशज है। लेकिन 1984 के बाद चीन ने नीति बदल दी। अब वो पांडा तोहफे में नहीं देता, बल्कि लोन पर देता है। और इसका सालाना शुल्क काफी ज्यादा होता है, करीब $1 मिलियन। ओह अच्छा, तो क्योंकि शिनशिन तोहफे में दिए गए पांडा की वंशज है, इसलिए मेक्सिको उसका मालिक है। और अब चीन की लोन वाली नीति के कारण मेक्सिको में पांडा कार्यक्रम खत्म हो सकता है। हाँ, यही संभावना है। मेक्सिको शायद इतना महंगा लोन वहन ना कर पाए। शिनशिन की उम्र भी काफी हो गई है। कैड में पांडा 35-38 साल तक जी सकते हैं, जबकि जंगल में करीब 15 साल। उसका जाना या मौत मेक्सिको के लिए और उस चिड़ियाघर के लिए एक युग का अंत होगा। चिड़ियाघर को सालाना करीब $1 मिलियन का राजस्व भी पांडा से मिलता है, तो वो नुकसान भी होगा। लेकिन शिनशिन का 35 साल जीना चिड़ियाघर की सफलता भी दिखाता है। बिल्कुल, ये चापुल्टेपेक चिड़ियाघर की संरक्षण कंजर्वेशन में सफलता का प्रमाण है। ये चीन के बाहर पहला संस्थान था जिसने विशाल पांडा का सफलतापूर्वक प्रजनन कराया था। विशाल पांडा की संरक्षण स्थिति भी अब संकटग्रस्त एंडेंजर्ड से सुधरकर असुरक्षित वल्नरेबल हो गई है, जिसमें ऐसे प्रयासों का योगदान है। भारत के लिए इसमें क्या सबक है? भारत के लिए इसमें अपनी प्रमुख प्रजातियों के सफल संरक्षण जैसे प्रोजेक्ट टाइगर को जारी रखने का सबक है। साथ ही सॉफ्ट पावर के लिए अपनी अनूठी चीजों जैसे योग का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका भी उदाहरण है। ये भी दिखाता है कि संरक्षण के लिए लगातार वित्तीय प्रतिबद्धता कितनी जरूरी है। आगे भारत को अपनी प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण बनाए रखना, कैप्टिव जानवरों की देखभाल में निवेश करना और अद्वितीय वंशों जैसे शिनशिन की आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। यूपीएससी के लिए ये जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सॉफ्ट पावर और जीएस पेपर 3 पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अब फिर से क्रूर भगदड़ पर आते हैं।
क्योंकि इस पर एक अपडेट है। 16वां विषय, करूर भगदड़ में मरने वालों की संख्या 40 की पुष्टि। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश ने जांच शुरू की, तो मरने वालों की आधिकारिक संख्या 40 हो गई है। जी हाँ, ये आधिकारिक पुष्टि है। मरने वालों की अंतिम संख्या 40 बताई गई है, जिसमें 17 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल हैं। 85 लोग घायल हुए थे। ये आंकड़े खासकर महिलाओं और बच्चों की ज्यादा संख्या रैली में बुनियादी सुरक्षा इंतजामों की कमी की ओर इशारा करते हैं। और जांच का क्या स्टेटस है? न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन ने काम शुरू कर दिया है। हाँ, सरकार ने तुरंत कदम उठाए थे। विशेष मेडिकल टीमें बुलाई गईं, घायलों का इलाज सुनिश्चित किया गया और जांच के लिए मद्रास हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन को नियुक्त किया गया है। उन्होंने घटनास्थल वेलुसामीपुरम का दौरा भी कर लिया है, जो जांच की गंभीरता को दिखाता है। मुख्यमंत्री स्टालिन और विपक्ष के नेता पलानीस्वामी जैसे बड़े नेताओं की घटनास्थल पर उपस्थिति भी एकजुटता दिखाने और शायद जांच पर दबाव बनाने का संकेत है। पार्टी नेतृत्व पर आपराधिक मामला भी दर्ज हुआ है। क्या ये सामान्य है? पहले शायद ऐसा कम होता था, लेकिन अब जवाबदेही तय करने पर ज्यादा जोर है। पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना राजनीतिक जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। उम्मीद है कि जस्टिस जगदीशन आयोग की रिपोर्ट न सिर्फ इस मामले की तह तक जाएगी, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए ठोस सिफारिशें भी देगी, जो शायद कानूनी मिसाल भी बने। आगे की राह क्या सुझाई जा रही है इस अपडेट में? वही बातें दोहराई गई हैं। आयोग की सिफारिशों का सख्ती से पालन हो, आयोजकों और अधिकारियों के लिए अनिवार्य ट्रेनिंग हो, लापरवाही के लिए सजा तय हो और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष आपातकालीन प्रतिक्रिया दल इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स बने। यूपीएससी के नज़रिए से ये जीएस पेपर 2 शासन जवाबदेही, जीएस पेपर 3 आपदा प्रबंधन मानव निर्मित आपदाएं और जीएस पेपर 4 नीतिशास्त्र जवाबदेही राजनीतिक लापरवाही से जुड़ा अपडेट है। ठीक है, अब स्वास्थ्य से जुड़ा एक और चिंताजनक आंकड़ा देखते हैं। 17वां विषय, 50% दिल के दौरे के मरीज 40 से कम उम्र के। स्वास्थ्य नेताओं ने युवाओं के लिए जांच और जीवनशैली हस्तक्षेप की मांग की। 50% हार्ट अटैक मरीज 40 से कम उम्र के। ये तो बहुत चौंकाने वाला है। हाँ, ये डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी अपोलो हॉस्पिटल्स के संस्थापक द्वारा दी गई एक कड़ी चेतावनी है। आंकड़े 2020-23 दिखा रहे हैं कि भारत में दिल के दौरे के शिकार होने वाले आधे मरीज 40 साल से कम उम्र के हैं। इसे इंडियन पैराडॉक्स भी कहा जाता है कि भारतीयों में हृदय रोग का खतरा पश्चिमी देशों के लोगों की तुलना में 5 से 10 साल पहले ही आ जाता है। इसका कारण क्या बताया जा रहा है? जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल? दोनों का खतरनाक मिश्रण। एक तो भारतीयों में आनुवांशिक प्रवृत्ति है और दूसरा आधुनिक शहरी जीवन शैली। लंबे काम के घंटे, तनाव, शारीरिक निष्क्रियता, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, गलत खानपान, धूम्रपान, शराब का सेवन, ये सब मिलकर इस खतरे को और बढ़ा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि यह समस्या भारत के सबसे उत्पादक आयु वर्ग को प्रभावित कर रही है, जो हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए एक बड़ा खतरा है। ये गैर संक्रामक रोगों एनसीडीज के बढ़ते बूझ को भी दिखाता है। युवा अक्सर शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते होंगे, जैसे थकान या बेचैनी। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी समस्या है। सीने में हल्का दर्द, अचानक बेचैनी, असामान्य थकान जैसे सूक्ष्म लक्षणों को युवा अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे निदान में देरी होती है और स्थिति गंभीर हो जाती है। तो समाधान क्या है? क्या जांच जल्दी शुरू होनी चाहिए? हाँ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ यही मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य 2025 रिपोर्ट में भी इसकी सिफारिश की गई है कि युवाओं के लिए खासकर 30 साल की उम्र के बाद नियमित हृदय जोखिम जांच स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जिसमें जरूरत पड़ने पर सीटी एंजियोग्राम जैसी जांचें भी शामिल हों। सरकार का NPCDCS कार्यक्रम पहले से मौजूद है, उसे और मजबूत करने की जरूरत है। साथ ही जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए जागरूकता अभियान, स्कूलों और कार्यस्थलों पर कार्यक्रम और शायद अस्वास्थ्यकर चीजों जैसे जंक फूड, तंबाकू पर ज्यादा टैक्स लगाने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। तो अपने नंबर जाने जैसे अभियान चलाने होंगे। हाँ, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, इनके बारे में जागरूकता बढ़ानी होगी। सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना होगा। कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स की भी अहम भूमिका हो सकती है। यूपीएससी के लिए ये जीएस पेपर 2 शासन, स्वास्थ्य सेवाएं,
सरकारी कार्यक्रम, मानव संसाधन, जीएस पेपर 3, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य तकनीक, और जीएस पेपर 1, समाज, शहरीकरण के प्रभाव से जुड़ा एक बहुत जरूरी मुद्दा है। अब नौकरियों की बात करते हैं, खासकर वैश्विक स्तर पर। 18वां विषय, H1B शुल्क वृद्धि और AI ऑटोमेशन ने वैश्विक प्रोफेशनल्स में नौकरी का डर बढ़ाया। नौकरी का डर, H1B वीजा और AI, ये दोनों मिलकर टेंशन बढ़ा रहे हैं। हाँ, स्रोत यही बता रहे हैं कि दुनिया भर के पेशेवर, खासकर वो जो वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, जैसे भारत के IT प्रोफेशनल्स, उनमें नौकरी जाने का डर बढ़ रहा है। इसके दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला है अमेरिकी संरक्षणवाद, यूएस प्रोटेक्शनिज्म, जिसका ताज़ा उदाहरण H1B वीज़ा शुल्क में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। कुछ मामलों में ये $1 लाख तक जा सकता है। और दूसरा कारण है AI, ऑटोमेशन, जिससे खासकर एंट्री लेवल या रूटीन काम खतरे में हैं। $1 लाख, H1B फीस, ये तो भारतीय IT कंपनियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, अमेरिका में कर्मचारी भेजना। बिल्कुल, ये उनके ऑनशोर बिजनेस मॉडल को बुरी तरह प्रभावित करेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, जिसे स्रोत मिश्रित थैला कह रहे हैं। जब अमेरिकी कंपनियों के लिए बाहर से कर्मचारी लाना महंगा हो जाएगा, तो वो शायद ज्यादा काम भारत जैसे देशों में आउटसोर्स या ऑफशोर करें। इससे भारत के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCCs को फायदा हो सकता है। GCCs, ये क्या हैं? GCCs बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनियों के अपने ऑफशोर ऑफिस होते हैं, जो भारत जैसे देशों में स्थापित हैं। पहले ये शायद बैक ऑफिस काम करते थे, लेकिन अब ये इनोवेशन और हाई वैल्यू काम के केंद्र बन रहे हैं। पिछले 3 सालों में भारत में GCCs ने करीब 3,20,000 नई नौकरियां पैदा की हैं और यहाँ लगभग 1.2 मिलियन लोग काम करते हैं। अनुमान है कि 2030 तक ये बाजार $100 बिलियन का हो सकता है। तो H1B की मुश्किल GCC के लिए अवसर बन सकती है, लेकिन AI का खतरा तो बना रहेगा। हाँ, ये दुविधा है। H1B शुल्क वृद्धि से GCC बूम को और बल मिल सकता है, जिससे भारत में उच्च कौशल वाली नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन AI ऑटोमेशन का खतरा खासकर एंट्री लेवल कोडिंग और प्रोसेस आधारित नौकरियों पर मंडरा रहा है। इसके अलावा नौकरी की असुरक्षा और बढ़ते काम के दबाव से कर्मचारियों में तनाव और चिंता, वर्कप्लेस एंग्जाइटी भी बढ़ रही हैं, जिसका असर उनकी मानसिक सेहत पर पड़ रहा है। भारत के लिए आगे की राह क्या है? एक तरफ GCC विस्तार का फायदा उठाना है, प्रतिभा को भविष्य की जरूरतों जैसे AI, ML के लिए तैयार करना है, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर जोर देना है। दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देशों के साथ वीजा नियमों को तर्क संगत बनाने पर बातचीत जारी रखनी होगी और कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, वर्कप्लेस मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देनी होगी। UPSC के लिए ये GS पेपर 3 अर्थव्यवस्था, IT सेक्टर, रोजगार, AI का प्रभाव, GS पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विकसित देशों की नीतियां, प्रवासी भारतीय, और GS पेपर 1 समाज वैश्वीकरण से जुड़ा है। ठीक है। और अब आज का आखिरी विषय, ये भी अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली से जुड़ा है। 19वां विषय, बैंक केंद्रितता से परे गैर बैंकिंग चैनल और एम्बेडेड फाइनेंस भारत के क्रेडिट वितरण बदलाव को संचालित करते हैं। मतलब अब लोन सिर्फ बैंक नहीं दे रहे, दूसरे माध्यम ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। जी हाँ, भारतीय वित्तीय प्रणाली में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव आ रहा है। पारंपरिक रूप से भारत एक बैंक केंद्रित प्रणाली रही है, जहां ज्यादातर उधार बैंकों से ही मिलता था। लेकिन अब गैर बैंकिंग चैनल्स ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, खासकर नई उधारी देने में। गैर बैंक चैनल मतलब NBFCs और कौन? हाँ, इसमें मुख्य रूप से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज शामिल हैं। इसके अलावा पूंजी बाजार जैसे कंपनियां इक्विटी शेयर जारी करके या कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करके पैसा जुटा रही हैं। विदेशी पूंजी जैसे ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, भी एक स्रोत है। आंकड़े दिखाते हैं कि FY25 में भले ही बैंक क्रेडिट फ्लो 14% गिरा, लेकिन कमर्शियल सेक्टर को कुल वित्तीय संसाधनों का प्रवाह लगभग दुगना होकर 35 लाख करोड़ हो गया। इसमें NBFCs का योगदान 25% बढ़ा और कॉर्पोरेट बॉन्ड से उगाही 15% बढ़ी। तो NBFCs ज्यादा तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? बैंकों की तुलना में उनमें क्या खास बात है? NBFCs अक्सर ज्यादा लचीले, एजाइल होते हैं। वो उन क्षेत्रों या ग्राहकों तक पहुंच जाते हैं जहां शायद बैंक जाने में हिचकिचाते हैं, जैसे छोटे MSMEs या छोटे शहरों के उधारकर्ता। उनकी टेक्नोलॉजी अक्सर बेहतर होती है और वो जल्दी लोन दे पाते हैं।
आरबीआई ने भी एनबीएफसीज के लिए स्केल आधारित विनियमन स्केल बेस्ड रेगुलेशन एसबीआर लागू किया है, जिससे बड़े एनबीएफसीज में अनुशासन आया है और बैंकों पर जो सख्ती बढ़ी है, जैसे असुरक्षित लोन पर रिस्क वेट बढ़ाना, उससे भी एनबीएफसीज को कुछ फायदा हुआ है। इसमें एम्बेडेड फाइनेंस का भी जिक्र है। ये क्या है? एम्बेडेड फाइनेंस का मतलब है वित्तीय सेवाओं का गैर वित्तीय प्लेटफॉर्म्स में एकीकृत इंटीग्रेट हो जाना। जैसे आप किसी ई कॉमर्स साइट पे खरीदारी करते हैं और वहीं पर आपको बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन मिल जाता है। ये एम्बेडेड फाइनेंस का उदाहरण है। या टैक्सी ऐप में पेमेंट अपने आप कट जाना। ये क्रेडिट डिलीवरी का एक नया और बहुत तेजी से बढ़ता हुआ तरीका है, जिसमें अक्सर एनबीएफसीज या फिनटेक कंपनियां शामिल होती हैं। तो इस बदलाव का भारत की अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन पर क्या असर पड़ रहा है? ये भारतीय वित्तीय प्रणाली को ज्यादा विविध और शायद ज्यादा लचीला रिजिलिएंट बनाता है। ये बैंकों पर निर्भरता कम करता है और ये वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनबीएफसीज और फिनटेक कंपनियां उन लोगों और व्यवसायों तक क्रेडिट पहुंचा रही हैं जहां शायद बैंक नहीं पहुंच पा रहे थे, खासकर टियर 2-3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में। आरबीआई के लिए क्या चुनौती है इसमें? आरबीआई के सामने चुनौती है कि वो इस इनोवेशन को बढ़ावा दे, लेकिन साथ ही वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी सुनिश्चित करे। नए नियमों और पर्यवेक्षण के तरीकों की जरूरत होगी, खासकर एम्बेडेड फाइनेंस जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए। आगे की राह में एम्बेडेड फाइनेंस के लिए स्पष्ट नियम बनाना, बैंकों और एनबीएफसीज के बीच रेगुलेटरी आर्बिट्राज को कम करना, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को और गहरा करना और अकाउंट एग्रीगेटर जैसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके डेटा आधारित लेंडिंग को बढ़ावा देना शामिल है। यूपीएससी के लिए ये जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास, वित्तीय क्षेत्र सुधार, एनबीएफसीज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, फिनटेक और जीएस पेपर 2 शासन, नियामक निकाय का एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है। तो ये थी आज की विस्तृत चर्चा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर। हमने देखा कि कैसे एआई अर्थव्यवस्था को बदल सकता है, कैसे भारत अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में प्रगति कर रहा है और कैसे वैश्विक और घरेलू नीतियां हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। हमने सामाजिक मुद्दों जैसे भीड़ प्रबंधन और स्वास्थ्य संकटों पर भी ध्यान दिया और देखा कि कैसे वित्तीय प्रणाली बदल रही है। हाँ, और इन सभी विषयों में एक बात कॉमन है, बदलाव। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, अर्थव्यवस्था हो, समाज हो या कूटनीति, हर क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं और इन बदलावों को समझना, उनके निहितार्थों को जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और शायद आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक सवाल ये भी है कि इन विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो एआई का रेगुलेशन हो, भीड़ प्रबंधन हो, स्वास्थ्य सेवा हो या वित्तीय प्रणाली संतुलन, कैसे स्थापित किया जाए। इनोवेशन और सुरक्षा के बीच, विकास